हेलो एवरीवन, माई सेल्फ क्षितिज बड़गुजर। आज अपन लेके आए हैं ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक या क्वेश्चंस जिस पे सबसे ज्यादा आते हैं वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन को हिंदी में अपन कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ट्रॉपिकल साइक्लोन समझने से पहले अपने को ये चीज समझनी होगी कि जो चीज लिखी हुई है, ये जो नाम लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है। दो वर्ड हैं, ट्रॉपिकल और साइक्लोन। चलो समझते हैं। सबसे पहले अपन ट्रॉपिकल का मतलब समझते हैं, बेसिक से चलते हैं। मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं ट्रॉपिकल किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं एक रफली अर्थ का डायग्राम ड्रॉ करूंगा। अर्थ का डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मैं आपको सबको पता है ये चीज कि अपन अर्थ के बिल्कुल बीच में से अगर अपन एक लाइन खींचते हैं, एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जिन्हें अपन लेटीट्यूड्स कहते हैं, जो बिल्कुल बीच में से खींचते हैं, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है और इसको अपन इक्वेटोरियल कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल। देखो, अब इक्वेटोरियल ऊपर 5 डिग्री तक, नीचे 5 डिग्री तक, मतलब इक्वेटोरियल रीजन है। सॉरी, ये 50 लिखा गया। ये एग्जैक्टली 5 डिग्री है और ये 5 डिग्री है। देखो, नीचे मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में 5 डिग्री से लेके साउथ हेमिस्फीयर में 5 डिग्री तक का जो रीजन होता है अर्थ का, उसे अपन कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन। अब जैसे अपन 5 डिग्री से नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऊपर चलते हैं तो 30 डिग्री तक का जो रीजन आता है ना, 30 डिग्री तक का, उसे अपन कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। उसे अपन क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। अब 30 डिग्री से अपन ऊपर चलते हैं, उसे अपन कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। और ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले को कहते हैं पोलर रीजन, जो कि 90 डिग्री के आसपास होता है। 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है। सेम एज इट इज, जैसा का जैसा इक्वेटोरियल नॉर्थ से ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, वैसा का वैसा साउथ हेमिस्फीयर में होगा, मतलब आपके दक्षिणी गोलार्ध में होगा। अब देखो, 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक का जो रीजन है, ये 25 डिग्री का रीजन है, इसे अपन कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन या इसे अपन कहते हैं उष्णकटिबंधीय रीजन। ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर में भी सेम एज इट इज होगा। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई कि ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या हो गया, ट्रॉपिकल वर्ड का मतलब क्या हो गया। ट्रॉपिकल रीजन, अब मैं अगर ये कहना चाहूं कि ट्रॉपिकल रीजन्स में डेवलप होने वाले साइक्लोन, उन्हें अपन ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। भाई ऐसे साइक्लोन या ऐसे विंड साइक्लोन जो ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप होते हैं, उन्हें अपन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। अब देखो, इंडियन ज्योग्राफी में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मोस्टली इंडियन जो वेदर है, फिनोमिना है, उसको ज्यादातर प्रभावित करने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही होते हैं। इंडिया के जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें सबसे ज्यादा इफेक्ट डालने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। अब समझने की कोशिश करो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है। देखो, आपको एक चीज पता है कि जो लैंड पार्ट है अपना, लैंड पार्ट की हीटिंग या कूलिंग समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। लैंड पार्ट की हीटिंग और कूलिंग फास्ट होती है, किसके कंपेयर में? वाटर बॉडी के। वाटर बॉडी के कंपेयर में जो लैंड पार्ट है, इसकी हीटिंग और कूलिंग फास्ट होती है। तो अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में ये कहूं कि अगर कोई लैंड वाला पार्ट है तो वो जल्दी गर्म होगा या जल्दी ठंडा होगा, एज कंपेयर में अगर कोई वाटर बॉडी है, कोई ओशियंस है या कोई लेक वगैरह है, तो वो धीरे गर्म होगी और धीरे ही ठंडी होगी। अब इसका ट्रॉपिकल साइक्लोन से क्या लेना देना, तो देखो समझने की कोशिश करो कि जैसे ओशियन रीजन है, ओशियन रीजन के अंदर कोई द्वीप है, कोई आइलैंड है, ठीक है, ये आइलैंड है। अब ये आइलैंड जैसे ही सोलर रेडिएशन इसको गेन होगी दिन के अंदर, तो यहाँ पे ये जल्दी से गर्म हो जाएगा। और आपको पता है, अगर कोई भी टेम्परेचर गेन करता है या कोई भी बॉडी गर्म होती है, तो उसमें जो भी टेम्परेचर गेन होने के कारण उसकी डेंसिटी कम होने लगती है, मतलब उसमें एयर होती है वो वार्म होकर अपराइज होने लगती है। भाई जैसे अगर इस पे लो प्रेशर क्रिएट होने का मतलब है कि इसकी एयर ऊपर उठने लगेगी। एज कंपेयर इसके साइड में जो वाटर बॉडी है, भाई इसके दोनों तरफ जो ओशियन है या वाटर बॉडी है, उस पर प्रेशर क्या होगा? भाई यहां लो प्रेशर क्रिएट हो गया। क्यों लो प्रेशर क्रिएट हुआ? क्योंकि ये लैंड पार्ट है, जल्दी से गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद जो एयर है वो अपराइज करके ऊपर चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। जबकि इसके कंपेयर में जो ओशियनिक पार्ट है या जो पानी वाला भाग है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा हाई प्रेशर। अब देखो, आपको हमेशा ये चीज पता है कि एयर जो होती है वो लो प्रेशर से कहां गेन करती है? एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो देखो, ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो ये चलेगी इधर, ये चलेगी इधर। तो अब समझने की कोशिश करो कि जो ओशियन से जो हाई प्रेशर वाली एयर है,
वो लो प्रेशर की तरफ आ रही है। देखो समझने की कोशिश करो, मैं आपको बता रहा था कि ये लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया और ये हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। ये लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, ये हाई प्रेशर जोन है। तो हवा एयर इधर से इधर और इधर से इधर चलेगी। अब ये हवा जब इधर से इधर और इधर से इधर चलने की कोशिश करती है तो एक फोर्स लगता है पृथ्वी पे, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, ये फोर्स लगता है। जो आपकी अर्थ होती है ना, ये आपकी अर्थ रोटेट करती है, ये आपकी अर्थ एक्सिस पे रोटेट कर रही है, आपको पता है। तो उससे क्या फोर्स लग रहा है? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। अब जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, उत्तरी गोलार्ध, उसमें तो ये लगता है राइट हैंड साइड में, उसमें तो ये फोर्स लगता है राइट हैंड साइड में, यानी कि इस तरफ। और जो आपका साउथ हेमिस्फीयर है उसमें लगता है ये लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि इस तरफ। तो जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें जो आपकी एयर है ये भाई इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है। तो ये कोरियोलिस जो फोर्स है इसके चलते ये ऐसे एक तरफ ना आके एक सर्कुलेशन में गति करने लग जाएगी, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाएगी। कैसे मूव करेगी? अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करने का मतलब ये ऐसे मूव करेगी, और साउथ हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो साउथ हेमिस्फीयर में ये ऐसे मूव करेगी क्लॉकवाइज। तो मेरे हिसाब से ये आप ये चीज समझ गए कि जो कोरियोलिस फोर्स है इसके कारण से ये वैसे इधर से इधर आ रही थी और इधर से इधर आ रही थी, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के कारण ये एक सर्कुलेशन सा जनरेट हो गया और ये एयर ऐसे सर्कुलेट हो गई। अब ये एयर जैसे जैसे सर्कुलेट होती है तो सर्कुलेट होने के साथ साथ ये एयर, यहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर है तो एयर सर्कुलेट होने के साथ साथ ऊपर होना, ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, अपराइजिंग होना शुरू हो जाती है, अपराइजिंग होना शुरू हो जाती है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। अब देखो साउथ हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एयर ऊपर की तरफ रोटेट करके ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ये एयर रोटेट करते करते ऊपर की तरफ उठेगी, वार्म एयर अपराइज होगी, तो ये एक यहाँ पे जाने के बाद, एक हाइट पे जाने के बाद, ये जो नॉर्मल लैप्स रेट होती है ना, नॉर्मल लैप्स रेट जो कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ऐसा कुछ होती है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये चीज आपको पता है। तो इसके कारण ये ऊपर जाके कूल हो जाती है। तो कूल होने के बाद इसमें कंडेंसेशन प्रोसेस इसका हो जाता है, जिससे बादल बादल बन जाते हैं। अब देखो जैसे वाटर था, ये यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो इसने हीट गेन करी, हीट गेन करके जो एयर थी वो वार्मर हुई, गर्म होकर ऊपर उठने लगी, ठीक है। एयर ने हीट गेन करी, गर्म होकर ऊपर उठने लगी। जब ये ऊपर जाएगी तो कंडेंसेशन प्रोसेस से क्या होगी, जो एयर थी वो आपकी कूल होएगी, या और स्पेसिफाई शब्दों में कहें तो जो आपकी वाटर वेपर थी जो यहां से सर्कुलेट होकर गर्म होकर ऊपर उठ रही थी, वो ऊपर जाते जाते क्या है, कूलिंग इफेक्ट के कारण, कंडेंसेशन के कारण कूल होती जाएगी। देखो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के कारण जैसे वो कूल होगी तो हीट रिलीज करेगी, वो जो हीट रिलीज करेगी ना, उस हीट को अपन कहते हैं लेटेंट हीट। वो जो हीट रिलीज करेगी उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। ये जो लेटेंट हीट है, ये हीट साइक्लोन की एनर्जी, ये साइक्लोन को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। एनर्जी प्रोवाइड करवाने का मतलब कि जितनी ज्यादा लेटेंट हीट निकलेगी साइक्लोन को उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, साइक्लोन को जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी साइक्लोन उतनी स्पीड से रोटेट करेगा, जितनी ज्यादा स्पीड से रोटेट करेगा उतनी ज्यादा वाटर वेपर आसपास के एरिया से कैप्चर करेगा। इसका जो डायामीटर है इसकी आई का, वो डायामीटर ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा वाटर वेपर गेन करेगा तो ऊपर जाके ज्यादा कंडेंसेशन होगा, ज्यादा कंडेंसेशन होगा तो ये और ज्यादा लेटेंट हीट रिलीज करेगा। तो अब ये ना पूरा एक लूप साइकिल बन गया। लेटेंट हीट साइक्लोन को एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद वापस से वो साइक्लोन रोटेशन। अब देखो ये साइक्लोन ऐसे मतलब कभी कभार इनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर हावर तक चली जाती है, 250 किलोमीटर पर हावर तक चली जाती है। इस लेटेंट हीट अगर ये ज्यादा गेन कर रहा है तो ये इस स्पीड तक चली जाती है। अब देखो मैं इसको रफ करके आगे का डायग्राम आपको बताता हूं। इसको रहने देते हैं, इन चीजों को यहां से हटा देते हैं। लेटेंट हीट तक आप समझ ही गए, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं आपको। अब देखो इनको हटा देते हैं एक बार सबको। ये बादलों के ऊपर ओशन बना दिया, इसको भी हटा देते हैं एक बार के लिए।
अब ये वापस से एयर इधर आएगी और यहाँ पे हाई प्रेशर आएगा और ये वापस डाउन हो जाएगी। ये इधर से जो एयर जा रही थी वो यहाँ जाएगी और वापस यहाँ से डाउनफॉल हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा एक सर्कुलेशन बन गया। अब ये सर्कुलेशन किसी द्वीप पे बन रहा है, किसी द्वीप पे बन रहा है या किसी आइसलैंड पे बन रहा है। तो ये क्या होगा, एक छोटा मोटा सर्कुलेशन होगा, या जिसे अपन कहें वर्टेक्स होगा एक, उसे वर्टेक्स लैंग्वेज मतलब ज्योग्राफिक लैंग्वेज में उसे वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स का मतलब ये है कि ये किसी आइसलैंड पे बन रहा है और छोटा सा बन रहा है। अब देखो, किसी आइसलैंड पे बन गया तो ये बनने के बाद जो ट्रेड विंड है ना, ट्रेड विंड्स, या और स्पेसिफाई करें तो ईस्टर्लीज, ये ईस्टर्लीज के कांटेक्ट में आने के बाद क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है। कहां शिफ्ट कर जाता है, ये जो आइसलैंड पे या जहां पे ये बना था यहां से ये शिफ्ट कर जाता है ओशियनिक पार्ट पे। देखो, ओशियनिक पार्ट पे जैसे ही ये शिफ्ट करता है, ओशियनिक पार्ट पे शिफ्ट करने के बाद और वाटर वेपर गेन करेगा, और वाटर वेपर गेन करेगा तो जो ये वाटर वेपर है ये मतलब हीट गेन करके और ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद ये कंडेंसेशन होगा और लेटेंट हीट रिलीज करेगी। लेटेंट हीट रिलीज करेगी तो इसकी गति बढ़ जाएगी। समझने की कोशिश करो कि ये जब तक यहाँ पे है ये छोटा मोटा साइक्लोन है, मतलब बिल्कुल स्मॉल स्पीड से रोटेशन कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये ओशन पे शिफ्ट होगा तो ये वाटर वेपर गेन करेगा, मॉइस्चर गेन करेगा और ज्यादा लेटेंट हीट रिलीज करेगा। ज्यादा लेटेंट हीट रिलीज करने के कारण इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब तक ये ओशन में रहेगा, जब तक ये ओशन में रहेगा तब तक ये हीट रिलीज करता रहेगा, और हीट रिलीज करने के साथ साथ अगर मैं कहूं तो ये स्पीड और मॉइस्चर गेन करता रहेगा। ठीक है, ओशन में ये है, जैसे ये लैंड पार्ट पे स्ट्राइक करेगा, जैसे मान लो ये कोई लैंड पार्ट है, जैसे इस लैंड पार्ट पे इसने स्ट्राइक किया और लैंड पार्ट पे स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा कि इसको मॉइस्चर मिलना बंद हो जाएगी। मॉइस्चर मिलना बंद होने के बाद इसमें लेटेंट हीट रिलीज होना बंद हो जाएगी। लेटेंट हीट रिलीज होना बंद हो जाएगी तो बाद में इसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगेगी। इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होने लगेगी, स्लो डाउन होने लगेगी। अब देखो, जैसे साइक्लोन है आइसलैंड पे लो प्रेशर जोन के चारों तरफ घूम के बना, बनने के बाद क्या हुआ, ये जैसे ही ओशन में आया तो ओशन में आने के बाद मॉइस्चर गेन की, वाटर वेपर बन के और ऊपर गई तो इसकी गति और तेज हो गई। जैसे ये लैंड पार्ट पे स्ट्राइक किया तो इसकी स्पीड कम हो गई, स्लो डाउन हो गई। कैसे कम हुई, क्योंकि वहां उसको मॉइस्चर मिलना बंद हो गई तो वो स्पीड उसकी कम हो गई। चलो यहां तक समझ लिया। अब मेरे हिसाब से आपने ये चीज समझ ली कि साइक्लोन बनता कैसे है और वो शिफ्ट कैसे होता है। साइक्लोन बनता कैसे है और वो शिफ्ट कैसे होता है। अच्छा, अगर ट्रेड विंड अगर वो वेस्टर्लीज के कोस्ट, अगर वेस्टर्लीज है साउथ हेमिस्फीयर में ये है, तो इसके संपर्क में आएगा तो वो किधर, ये तो इधर मूव कर रहा था और वो इधर मूव करेगा, मतलब ये तो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा था, और अगर इनके संपर्क में आएगा तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा। इसको मैं एक बार आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं फॉर्मल वे में। अब देखो, सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन की कंडीशंस क्या क्या होगी, भाई क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिसके लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा। तो सबसे पहली 5 डिग्री से 25 डिग्री लेटीट्यूड में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा लो प्रेशर जोन है, होना चाहिए। तीसरा जो उसका टेम्परेचर है वाटर बॉडी का, वो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो फोर्थ पॉइंट पे क्या है, कोरियोलिसिस फोर्स है, उसका प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए, टेम्परेट साइक्लोन फॉर्मेशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है। अब देखो, साइक्लोन बन गया। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि इंडियन कोस्ट है, भाई इंडियन कोस्ट है, या अपन इंडियन कोस्ट मोस्टली साउथ इंडिया में है, तो मैं कहूं कि साउथ इंडिया में कोई साइक्लोन आएगा तो वो किस तरफ से आएगा। तो पहले समझने की कोशिश करो कि जो अपना इंडियन है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो मतलब वो जो कोरियोलिसिस फोर्स है वो उधर, वो उनको किस तरफ रोटेट करवाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। किस तरफ रोटेट करवाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो वो बनते टाइम उसका रोटेशन होगा ऐसे, होगा ऐसे। भाई ये जैसे लो प्रेशर पे ये क्रिएट हो रहा है तो ये इसका ऐसे होगा। ठीक है, अब ईस्टर्लीज जो विंड हैं या जो ट्रेड विंड है, ईस्टर्लीज या जो पूर्वी किरणें हैं, पूर्वी व्यापारी पवने हैं, पूर्वी
व्यापारिक पवने हैं, उनके संपर्क में आने के बाद क्या करेगा, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ शिफ्ट होगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ शिफ्ट होगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो देखो, ये अगर अपना इंडिया का कोस्टल रीजन है और ये साइक्लोन बन रहा है, तो ये ईस्टर्न कोस्ट की तरफ से ऐसे इधर शिफ्ट होगा। तो यही रीजन है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो साइक्लोन आते हैं या जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं वो ईस्टर्न कोस्ट से टकराते हैं। ईस्टर्न कोस्ट से टकराने का रीजन क्या है कि वो 0 डिग्री से ऊपर बनते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं, ईस्ट की तरफ से वेस्ट की तरफ आते हैं और ये कोस्ट आता है, इस पे टकरा जाते हैं। अब यहां से जब ये इस पे एंटर करते हैं तो इसे अपन कहते हैं लैंड स्ट्राइक ऑफ साइक्लोन। भाई जब वो मेन पार्ट में एंटर करते हैं तो उसे कहते हैं लैंड स्ट्राइक ऑफ साइक्लोन। तो मेन पार्ट में या लैंड पार्ट में एंड करने के बाद जब वो एंटर करने के बाद इधर आते हैं तो उन्हें लेटेंट हीट रिलीज होना कम हो जाती है, मॉइस्चर मिलना बंद हो जाती है, वाटर वेपर बनना बंद हो जाती है, तो लेटेंट हीट कम रिलीज होती है और धीरे धीरे यहां तक आते आते वो नल हो जाता है, या मतलब उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो ये चीज आप समझ गए साइक्लोन। अब देखो कभी कभार क्या होता है, अब देखो ये यहाँ है बे ऑफ बंगाल, भाई इंडिया के ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, और वेस्ट में क्या है अरेबियन सी। अब कई बार क्या होता है कि अरेबियन सी से जो गुजरात का कोस्ट है या जो केरल का कोस्ट है यहां पे भी साइक्लोन आ जाते हैं। तो अब आप ये पूछोगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि जो साइक्लोन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं इसीलिए ईस्टर्न कोस्ट पे स्ट्राइक करते हैं। तो कई बार ये जो साइक्लोन यहाँ बनते हैं ना, बनते तो सेम है लेकिन उनकी परिधि इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो वेस्ट कोस्ट पे स्ट्राइक मार जाते हैं। या फिर जैसे कोई साइक्लोन अगर इस पॉइंट से एंटर करेगा तमिलनाडु या इस साइड से एंटर करेगा तो वो एंटर करके बाहर निकलते निकलते मतलब हीट जेन यहां तक उसकी एनर्जी होती है तो वो केरल तक पहुंच जाता है। ये मोस्टली रीजन होता है। बाकी मोटा मोटी इंडियन के जो साउथ इंडिया है इसके मोस्टली जो साइक्लोन जो स्ट्राइक करते हैं ना वो ईस्टर्न कोस्ट पे स्ट्राइक करते हैं। ईस्टर्न कोस्ट पे स्ट्राइक करने का सबसे बड़ा रीजन है कि जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड के संपर्क में आते हैं इसके कांटेक्ट में आने के बाद वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं और वो यहां से यहां आते हैं तो मोस्टली ईस्ट कोस्ट पे स्ट्राइक करते हैं। अब देखो, अब समझने की कोशिश करो, एक फेयर सा डायग्राम बनाते हैं अपन। अब आपको समझ में आ गया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे शिफ्ट होते हैं, क्यों इंडिया के कोस्ट पे टकराते हैं, ईस्ट पे वेस्ट पे क्यों कम टकराते हैं और वेस्ट पे टकराते हैं वो क्यों टकराते हैं। अब एक फेयर सा अपन डायग्राम बना लेते हैं साइक्लोन का, या अपन जिसे कहें ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक फेयर सा डायग्राम बनाने का मतलब है कि ये एक लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, ये एक हाई प्रेशर जोन है और ये मेरा हाई प्रेशर जोन है। अब भाई आपको पता है लो प्रेशर जोन से एयर सर्कुलेट होना स्टार्ट होगी और सर्कुलेट होती 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 ऐसे अपराइजिंग हो जाएगी, ठीक है। अपराइजिंग होने के बाद इनकी कंडेंसेशन शुरू होगी और ये बादल बनेंगे, क्लाउड बनेंगे और क्लाउड बनके इनकी बारिश होना यहाँ पे शुरू हो जाएगी, देखो। और ये यहाँ से इधर आएगी एयर और यहाँ आके वापस डिक्लाइन हो जाएगी, इधर से एयर यहाँ आएगी और यहाँ आके वापस डिक्लाइन हो जाएगी। ये यहाँ पे हाई प्रेशर और ये यहाँ पे हाई प्रेशर। अब समझने की कोशिश करना, ये वाला जो पार्ट है लो प्रेशर पार्ट है इसे अपन कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन। इसे अपन क्या कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन। आई ऑफ साइक्लोन की डायामीटर होता है ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर। ये देखो देखने में जब अपन इसको बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं तो अपन को ये बहुत छोटा लग रहा होगा या कंसेप्ट में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये देखो कि जो आई का डाया होता है वो लगभग 80 किलोमीटर होता है। दूसरी ये जो वाल होती है, अब देखो एयर सर्कुलेट करना स्टार्ट करेगी तो ये एक जो वाल है इसके अंदर ही सर्कुलेट करना स्टार्ट करेगी और यहां तक सर्कुलेट होगी। तो सबसे ज्यादा एयर का कंडेंसेशन कहां पे होगा, यहां पे, इस पॉइंट पे। सबसे ज्यादा एयर का कंडेंसेशन कहां पे होगा, इस पॉइंट पे। देखो एक चीज समझो कि जैसे वो मौत के कुएं वाला खेल होता है तो उसमें क्या होता है, एक मतलब एक सर्कुलर पाथ बना देते हैं जिसपे वो बाइक राइडर्स या कार राइडर्स अपनी बाइक या कार जो भी होती है उसको ड्राइव करते हैं। तो वो एक बीच में एक पार्ट होता है और उसके चारों तरफ एक दीवार बनाई हुई होती है, वो उस दीवार के चारों तरफ गति करते हैं और उनकी मैक्सिमम जो रोटेशन होता है वो उनके चारों तरफ ही होता है। तो वैसे ही ये जो एयर होती है ना ये इसके चारों तरफ रोटेट करते 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 ऊपर तक चली जाती है। तो सबसे ज्यादा एयर का कंडेंसेशन कहां होगा, यहाँ पे। सबसे ज्यादा एयर का कंडेंसेशन कहां होगा, यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा जो कंडेंसेशन यहाँ पे होगा तो सबसे ज्यादा क्लाउड भी यहाँ पे बनेंगे और सबसे ज्यादा रेनफॉल भी यहाँ पे होगा। तो सबसे ज्यादा ये रेनफॉल भी यहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा रेनफॉल भी यहाँ पे होगा इस वॉल पे। तो इसे मैं कह देता हूं वॉल ऑफ साइक्लोन।
ये तो हो गई आई ऑफ साइक्लोन, ये हो गई वॉल ऑफ साइक्लोन। तो वॉल ऑफ साइक्लोन सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कोज करती है ना, वो करती है वॉल ऑफ साइक्लोन। अच्छा, जो आई होती है ना, ये डोरमेट जोन होता है। डोरमेट जोन होने का मतलब कि ये जितनी भी उथल पुथल है, या जो एयर का सर्कुलेशन है, या जो भी एयर का रोटेशन है, हैवी रेनफॉल है, डिस्ट्रक्शन है, वो सारी वॉल्स पे होती है। बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, वो लगभग शांत होता है। यहाँ पे लगभग एयर है ना 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती रहती है और धीरे धीरे अपना काम करती रहती है। बाकी ये धीरे धीरे शिफ्ट होता है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब ये आइसलैंड से या द्वीप से शिफ्ट होगा, ओशनिक पार्ट पे शिफ्ट होगा, तो ओशनिक पार्ट पे शिफ्ट होने के बाद ये मॉइस्चर गेन करेगा। मॉइस्चर गेन करने के बाद वो वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाएगी। जैसे ही ऊपर जाएगी, उनका कंडेंसेशन होगा, तो वो लेटेंट हीट रिलीज करेगी। जो जितनी लेटेंट हीट रिलीज करेगी, उतना उसका रोटेशन फास्ट होता जाएगा। अब जैसे जैसे ओशन में जब तक ये चलता रहेगा ना, तब तक ये प्रोसेस इसका चलता रहेगा। तो जब जितने ज्यादा टाइम ये ओशन में रहेगा ना, साइक्लोन जितने ज्यादा टाइम ओशन में रहेगा ना, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा हो जाएगी, वो डिस्ट्रक्शन उतना ज्यादा कोज करेगा, उसमें जो लेटेंट हीट रिलीज होगी उतनी ज्यादा होगी। और जैसे ही ये लैंड पार्ट पे स्ट्राइक करेगा, लैंड पार्ट पे स्ट्राइक करते ही सबसे पहले क्या होगा कि इसको मॉइस्चर मिलना बंद हो जाएगी। तो ये जो अपराइजिंग एयर है, ये लेटेंट हीट रिलीज कर रही है, हीट रिलीज करना कम कर देगी। और जैसे यहाँ पे आते आते इसने हीट रिलीज करना कम शुरू किया, और ये धीरे धीरे आके डोरमेट पड़ जाएगा, या आके नलफाई हो जाएगा, या खत्म हो जाएगा। ये ये इसका फेयर सा डायग्राम है। अब देखो, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन का ऐसे एज सच ऐसे पर्टिकुलर कोई डायग्राम आपको मिलेगा नहीं। टेम्परेट साइक्लोन का तो फिर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन का ये ऐसा सा डायग्राम है। इसे आप एक बार देख लो, एक बार देख लो। आप सब लोग इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो। अच्छा, ये जो लेटेंट हीट रिलीज करते हैं ना, लेटेंट हीट रिलीज करते हैं यहां, तो इसी वजह से ये जो साइक्लोन होता है ना, इसको अपन हीट इंजन बोलते हैं। हीट इंजन, हीट इंजन का मतलब कि जो हीट होती है, हीट जनरेट करेगी, हीट से वो अपनी मूवमेंट गेन करेगा, स्पीड गेन करेगा। तो मतलब वो एक इंजन की तरह काम करेगा, जो हीट से एनर्जी लेके और अपनी आगे के काम करेगा। ठीक है, अब देखो, ये देख लिया हो तो मैं इसको हटा दूं एक बार के लिए। अब यहां तक आपको समझ में आ गया ना? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चलो, अब देखो, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ना, इनके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे रखे हैं। जैसे इंडियन ओशियन रीजन में अगर ये आएंगे, इंडिया के कोस्ट पे अगर ये स्ट्राइक करेंगे, तो अपन इनको सिंपली बोल देंगे साइक्लोन। सिंपली क्या बोल देंगे? साइक्लोन। इंडियन कोस्टल रीजन में या इंडियन ओशियन रीजन में अगर ये आएंगे, तो सिंपली अपन इनको बोल देंगे साइक्लोन। वैसे ही अगर ये ऑस्ट्रेलिया के रीजन में आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के रीजन में आएंगे, तो फिर अपन इन्हें बोलेंगे विली विलीज। विली विलीज। अंटार्कटिक रीजन में आएंगे, सॉरी, अटलांटिक रीजन में, एक मिनट के लिए, अटलांटिक रीजन में अगर ये आएंगे ना, अटलांटिक में, तो क्या बोलेंगे इन्हें? हरिकेन्स। क्या बोलेंगे इन्हें? हरिकेन्स। ये ध्यान रखना, ये इनके रीजन स्पेसिफिक नाम है। और भी अगर कोई नाम आपके ध्यान में आ रहा हो तो आप उसे देख लेना। जैसे वेस्ट पैसिफिक ओशन में अगर आएंगे, वेस्ट पैसिफिक ओशन में अगर आएंगे उस रीजन में, तो फिर इन्हें अपन टाइफून्स बोलेंगे। ये चीज तो हो गई साइक्लोन के रीजनल नेम। अब जैसे एक आपको चीज खुद से करनी है कि 2024 के अंदर एक इंडियन कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे जो भी साइक्लोन आया ना, उस साइक्लोन का नेम फाउंड करना है कि उसका नेम क्या था और किस कंट्री ने रखा था। अब देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, साइक्लोन की नेमिंग। साइक्लोन नेमिंग, साइक्लोन का नामकरण, नेमिंग कैसे की जाती है? तो ये इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया जाता है कि जो भी कोस्टल कंट्रीज है, या जो भी
कोस्टल कंट्रीज हैं उनसे क्या है, नाम की एक लिस्ट मंगा के ले ली जाती है। वो लिस्ट मंगा के ले ली जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है कि जैसे जैसे वो आता जाता है तो उसको रोटेट कर करके उसको नाम दिया जाता है। जैसे ताउते साइक्लोन आया, बिपरजोय आया, अभी रिसेंटली जो 2024 के अंदर आया है उसका नाम बताओ देखे। मैं बता देता हूं, रिमल साइक्लोन। तो अब जैसे रिमल साइक्लोन है तो रिमल साइक्लोन का नाम है ओमान, मतलब ये किसने दिया, ओमान कंट्री ने। ये मतलब है ना ऐसे रोटेट होता रहता है कि जैसे इस बार इस कंट्री ने दे दिया, अगली बार आएगा तो वो कंट्री दे देगी, अगली बार आएगा तो वो कंट्री दे देगी, अगली बार आएगा तो वो कंट्री दे देगी। तो इन्होंने क्या है, इनके नाम है ना पहले से एक लिस्ट में बना के दे रखे हैं। अच्छा, इनका मीनिंग भी होता है भाई, जैसे किसी कंट्री ने अगर किसी साइक्लोन का नेम अगर जस्टिफाई किया है या उस नेम को दिया है लिख के, तो उसका एक मीनिंग भी होता है। तो अगर जैसे आप कभी न्यूज़पेपर में पढ़ो ना कि भाई जैसे ये साइक्लोन आया, तो सबसे पहले देखने की कोशिश करो कि उस साइक्लोन का नाम किस कंट्री ने दिया है। जिस कंट्री ने उसका नाम दिया है उस नाम का मीनिंग क्या है। जैसे रिमल जो साइक्लोन है इसका मतलब है सैंड। रिमल साइक्लोन का मतलब क्या है, सैंड। और ये किस कंट्री ने दिया है, ओमान ने दिया है। तो ये मोटा मोटी ट्रॉपिकल साइक्लोन की कुछ बातें हो गई, ठीक है। अब देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते कब हैं भाई। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने का कोई टाइम तो होगा भाई। आपके थ्रू आउट ईयर बनते हैं या फिर स्पेसिफिक किसी डे पे बनते हैं या फिर स्पेसिफिक किसी मंथ में बनते हैं। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना वो एक तो अप्रैल और मई में बनते हैं जब मानसून क्रिएट हो रहा होता है, और दूसरे कभी कभार बनते हैं वो होते हैं अक्टूबर और नवंबर में जब मानसून रिट्रीट होता है या मानसून लौट रहा होता है। इस टाइम में कोस्टल रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्रिएट होने का मतलब कि जो आईटीसी जेड है ना, आईटीसी जेड 0 डिग्री से ऊपर की तरफ शिफ्ट, यानी इंडिया की तरफ, इंडिया के मिड में शिफ्ट हो जाती है। इंडिया मिड में शिफ्ट हो जाती है, तो इससे इंडिया के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण ये साइक्लोन बनते हैं। अब जब वापस मानसून रिट्रीट कर रहा होता है तो ये आईटीसी जेड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो उस टाइम भी जो ओशियनिक रीजन है ना उसमें लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण वो एक रोटेशन बनेगा, और रोटेशन बनने के कारण वो साइक्लोन बनेंगे। अच्छा, एक देखो सबसे मेन चीज समझने की कोशिश करो कि साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए लैंड पार्ट रिक्वायरमेंट है भाई। अगर किसी साइक्लोन को बेसिक जीरो से स्टार्ट करना है तो उसके लिए लैंड पार्ट रिक्वायरमेंट है, उसके लिए लैंड पार्ट रिक्वायरमेंट है। और एक बार अगर साइक्लोन फॉर्म हो गया, एक बार साइक्लोन बन गया, तो उसके बाद वो लैंड पार्ट पे रहेगा तो वो ज्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा, या ज्यादा रोटेशन या ज्यादा स्पीड उसको नहीं मिल पाएगी। तो वो जैसे ओशन पे शिफ्ट होगा, जैसे ही ओशन पे शिफ्ट होगा, ओशन से शिफ्ट होने के बाद उसकी गति भी बढ़ेगी, उसका मूवमेंट भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे वो लेटेंट हीट भी ज्यादा रिलीज करेगा, मॉइस्चर ज्यादा गेन करेगा, हैवी रेनफॉल करेगा, ये सब चीजें समझ गए। अब देखो इनके मतलब जो साइक्लोन होता है ये एक नेचुरल फिनोमिना है। नेचुरल फिनोमिना ही तो है भाई, आप और मैं थोड़ी क्रिएट कर सकते हैं इसको। ये तो नेचर अर्थ है या मदर नेचर है, वही तो इसे क्रिएट करती है। अब इससे क्या डिस्ट्रक्शन होते हैं, डिस्ट्रक्शन खूब सारे होते हैं। ये जैसे ये है ना, ये कभी कभार क्या है मेंस के अंदर आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये सिंपल सेम से होते हैं। जैसे कोई भी आपका अगर साइक्लोन आया तो उसके लिए आप डिस्ट्रक्शन लगभग सेम से लिख सकते हो। सेम से लिखने का मतलब भाई जैसे डिस्ट्रक्शन क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा भाई, जैसे कोई साइक्लोन अगर लैंड पाथ पे स्ट्राइक करेगा तो सबसे बड़ी चीज तो वो क्या करेगा, हैवी रेनफॉल करेगा। हैवी रेनफॉल करेगा, हैवी रेनफॉल करेगा तो जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में फ्लड आ जाएगा। या फिर अगर वो लैंड पार्ट पे ज्यादा आगे आ गया है तो जो एग्रीकल्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉयड कर देगा, और जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, मतलब उसको हार्म करेगा। तो ऐसे ऐसे कॉमन क्या खूब सारे पॉइंट हैं जो आप इसमें देख लेना कि जो ऐसे जैसे किसी भी साइक्लोन के अगर डिस्ट्रक्शन या उसके डिसएडवांटेज पूछे जाए तो ये चीज उसमें पूछी जा सकती है। अच्छा, साइक्लोन के एडवांटेज आपसे शायद ही कभी पूछे वो, ठीक है।
तो ये था अपना ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि आपको मैंने समझा दिया। अब अगले वाली क्लास में अपन समझेंगे टेम्परेट साइक्लोन। उसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।